स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी द्वारा जो ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ की जो भर्ती 2025 है वो निकाली गई है। उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और अब मतलब उसकी लास्ट डेट भी एंड हो चुकी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, अब उसका एग्ज़ाम भी 30 नवंबर को एक उसकी टेंटेटिव डेट आई हुई है। देखो यूपीएससी क्या करता है। मैं इसमें थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो यूट्यूब वगैरह पे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगी। सब ने जब नोटिफिकेशन आया था तभी इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। ये हर 2-3 साल के बाद ये वैकेंसी आती है ईओ एपीएफसी की। बट मैं थोड़ा सा इसमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। सभी ने चीज़ों के बारे में बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लियर और विजुअल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका जो पैटर्न वगैरह है वो क्या रहता है। यदि हम परीक्षा की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है आपको पता है कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला जाता है ये। और जो इसमें जो है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2 पदों पर भर्ती आयोजित हो रही है, जिसमें एक तो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी कह रहे हैं जिसको, एक है इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर ईओ और एओ कह रहे हैं इसको। तो यदि हम इसकी बात करें, इसके यदि परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कुल 120 क्वेश्चन है। समय इसमें 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का समय है इसमें। अधिकतम जो मार्क्स हैं वो 300 मार्क्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें सही अंक पे आपको पूरे अंक मिलेंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लागू होगी। इसमें जो अंतिम चयन की जो हम बात करेंगे वो आपका 75% वेटेज तो जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप उसका होगा और 25 का वेटेज आपको इंटरव्यू के लिए होगा। यदि हम इसमें बात करें कि ये पेपर किस भाषा में आएगा, तो ये पेपर दोनों भाषा में आएगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। अब यदि हम बात करें कि इसकी सिलेबस वगैरह की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सिलेबस में क्या है कि आपका जो लैंग्वेज और जो सोशल वगैरह है, जिसमें आपका इंग्लिश हो गई, आपकी भारतीय संस्कृति, विरासत की गहरी समझ, स्वतंत्रता संग्राम, इतिहास वगैरह की, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका जो अभी आपकी आर्थिक जो भी चीज़ें चल रही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएं यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो इसके आपसे मतलब टेक्निकल की बात करें तो इसमें जो आपका साइंस है, साइंस से रिलेटेड मैथ वगैरह होगी, अकाउंटेंसी हो गया। और जो जिस क्षेत्र के लिए परीक्षा हो रही है उस क्षेत्र से रिलेटेड बात करें तो हमारे जितने भी आपके लेबर लॉस वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं और सोशल सिक्योरिटी होती है और मेंटल एबिलिटी वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये इसमें देखने को मिलेंगे। तो यदि हम महत्वपूर्ण विषय हमने बात कर ली, इसमें अकाउंट्स वगैरह ऑडिटिंग में आपको ज्ञान होना चाहिए और लेबर लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर वगैरह आपको नियमित अध्ययन वगैरह जो भी आपके डेली न्यूज़पेपर वगैरह हैं उसका आपको बिल्कुल होना चाहिए। आपको अभ्यास के तौर पर मॉक टेस्ट वगैरह लगाने चाहिए। तो इसमें एक मेन चीज़ यहाँ पर मैं कहूँ, इसमें लेबर लॉ और अकाउंटेंसी, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज़ें हर एग्ज़ाम में कॉमन रहती हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन ज्योग्राफी होगी, इंडियन इकोनॉमी होगी। ये चीज़ें आपकी मेंटल एबिलिटी में आपकी मैथ होगी, रीजनिंग होगी, ये आपकी इंग्लिश होगी, ये आपकी क्या है कि ये बहुत सारे एग्ज़ामों में सेम, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या बैंक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में ये अलग है कि जो लेबर लॉज वगैरह हैं ये केवल इसी चीज़ में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एपीएफसी और ईओ एओ जो ये लोग हैं इनका डायरेक्ट जो होता है, क्योंकि जो भी हमारे जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उनमें जो भी हमारे नियम होते हैं लेबर लॉज के अकॉर्डिंग कि किसका पीएफ कटना चाहिए, किसका नहीं कटना चाहिए, कौन कंपनी अपने लोगों का पीएफ काट रही है, नहीं काट रही है, वो उस दायरे में आती है नहीं आती, ये सब ईपीएफओ के अंदर की चीज़ें होती हैं। तो इसमें इसीलिए इस टॉपिक को भी दिया है। तो जिसको इन चीज़ों की गहरी समझ या इनका ज़्यादा ज्ञान होगा तो इसमें आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको कॉमन चीज़ें बताई ये बहुत सारे लोगों की अच्छी होती हैं, लेकिन यदि वो इसमें भी अपनी चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो वो इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं।
यदि हम आगे बात करें, इसमें यूपीएससी की बात आती है सैलरी वगैरह की, तो मैंने यहाँ पर दिया है। देखो इसमें जो ईओ एओ है ये लेवल 8 की है, यानी कि लेवल 8 की शुरुआत आपका जो बेसिक पे वगैरह रहता है वो 47,600 का है। लेवल 10 तक की अधिकतम जो लेवल 10 है, जो एपीएफसी की पोस्ट है वो लेवल 10 की है। ईओ एओ का लेवल 8 की पोस्ट है। तो यानी कि लेवल 8 में आपका बेसिक पे आपका 47,600 होगा, और जो आपका लेवल 10 एपीएफसी है उसमें 56,100 होगा। तो इसमें अन्य जो हमारे अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जैसे आपका डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए, होम रेंट अलाउंस, आपका ट्रैवलिंग मतलब अलाउंस, और आपकी जो भी पेंशन योजना, ग्रेजुएटी वगैरह जो भी सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें रहती हैं। ये मैंने एक डेमो के तौर पर आपको यहाँ पर एक सैलरी स्लिप का ये भी दिखाया गया है। तो कुल मिला के मासिक पैकेज यदि हम लेवल 8 की बात करें तो कम से कम 10 लाख के लगभग, और यदि हम एपीएफसी की बात करें तो 12.5 लाख के लगभग का इसमें एनुअल पैकेज रहने वाला है। और ये सैलरी अच्छी है और जॉब भी काफ़ी अच्छी है। यदि हम जिम्मेदारी और कार्य की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा कोष प्रबंधन है, जो भी हमारा रेवेन्यू है, जो भी हमारा वो है, उसको क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस योजनाओं का संचालन, निरीक्षण, लाखों कर्मचारियों की भविष्य निधि को सुनिश्चित करना, निरीक्षण और लेखा परीक्षा, नियोक्ताओं की खातों की जांच करना, अनुपालन सुनिश्चित करना, कानूनी मामलों को निपटाना, वित्तीय पारदर्शिता दिखाना। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो भी हमारे एम्प्लॉयर वगैरह होते हैं, जो भी किसी को जॉब देते हैं, वो लोगों से पीएफ का पैसा तो काट लेते हैं, लेकिन ईपीएफओ में उस पैसे को जमा नहीं करते हैं। तो ये भी ऑडिट वगैरह करना, ये सब काम ईपीएफओ का है। हितधारक समन्वय, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों, सरकारी विभागों, साथ ही प्रभावी समन्वय स्थापित करना, जिससे कि जो भी एम्प्लॉय है उनके मतलब हितों की सुरक्षा की जा सके, यानी कि उनको भी सोशल सिक्योरिटी, यानी कि उनकी भी बाद में जो भी चीज़ें हैं वो सब सही चलें। रिपोर्टिंग और विश्लेषण, विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करना, डेटा विश्लेषण, नीतिगत सुझाव प्रस्तुतिकरण, निर्णय प्रक्रिया, जो भी चीज़ें इसमें हमको करनी होती हैं वो भी चीज़ें होती हैं। यदि हम इस पोस्ट की बात करें तो ये मेन यहाँ पर उद्देश्य है, इन सब मतलब सब नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है उससे रिलेटेड बनाते हैं, क्या सिलेबस होगा उससे रिलेटेड बनाते हैं, क्या सैलरी होगी उससे रिलेटेड बनाते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन का भी दिखाया है। जैसे कि आपने देखा कि प्रारंभिक 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड का कैरियर की शुरुआत होती है, यानी कि एपीएफसी के रूप में जो पहला प्रमोशन है, कम से कम 4 या 5 साल के बाद, 5-6 साल के बाद आप रीजनल पीएफ कमिश्नर सेकंड के तौर पर बन जाते हैं। फिर 5-7 साल के बाद दूसरा इसमें प्रमोशन होता है रीजनल पीएफ कमिश्नर फर्स्ट के तौर पर, जिसको वरिष्ठ क्षेत्रीय पद अधिकारी के रूप में, यानी कि आप इसके निर्णय और क्षमता लेने की क्षमता और बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला प्रमोशन एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर के रूप में हो जाता है। ये एक रीजन मतलब जो भी बड़ा आपका जो भी ईपीएफओ का जो हेड ऑफिस होता है उससे रिलेटेड जो भी मतलब कुछ लोग कुछ रीजन जैसे मतलब अलग अलग स्टेटों को कई रीजनों में बांटा है, तो उसके लिए फिर एक इसमें देखो ये सब जो भी प्रमोशन वगैरह होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उसमें प्रमोशन की एक समय सीमा तय होती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंटों के हिसाब से प्रमोशन का क्राइटेरिया अलग होता है, समय सीमा अलग होती है। यदि हम ईपीएफओ की बात करें तो सामान्यतः इसमें 5 या 7 साल के बीच में पहला प्रमोशन हो जाता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है, गवर्नमेंट जॉब का सीधे सीधे एक फंडा और है, आप गवर्नमेंट जॉब में जितनी कम उम्र में आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करोगे, आपके कैरियर ग्रोथ, आपके प्रमोशन के चांस उतने अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये यदि हम बात करें तो इसमें 4 प्रमोशनों की बात करें। यदि आप एज ए एपीएफसी लगते हैं, यदि आप ईओ एओ लगते हैं तो ईओ एओ का अगला प्रमोशन एपीएफसी होता है। तो यानी कि कहने का मतलब आप 5 साल के बाद एपीएफसी बनेंगे। यदि आप डायरेक्ट एपीएफसी बनते हैं तो आप 5 साल के बाद रीजनल पीएफ कमिश्नर बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, फिर आप सेंट्रल पीएफ कमिश्नर बन जाते हैं, जो कि संपूर्ण ईपीएफओ यानी कि जो भी पूरे सेंट्रल में जो भी पूरा पीएफ होता है उसका आप कमिश्नर वहाँ पर बन जाते हैं, यानी कि पूरी संगठन का आप नेतृत्व यहाँ पर करते हैं। मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं कि क्या प्रमोशन की क्या चीज़ें रहती हैं। यदि हम इसमें अब बात करें कि परीक्षा तिथि वगैरह की जो भी चीज़ था, आवेदन इसकी शुरुआत होके आवेदन सबने भर भी दिए हैं। परीक्षा तिथि की एक टेंटेटिव मतलब जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया कि वो 30 नवंबर की आई है। देखो फिर इसमें कोई करेक्शन या कोई चीज़ रहती है तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट से आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी।
आवेदन की अंतिम तिथि उस टाइम पर ये थी, ये मैंने आपको बता दिया। परिणाम चयन, इसमें जो भी आपके रिटन एग्ज़ाम होगा उसकी 75% और फिर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर उसका 100% के वेटेज के साथ अंतिम मेरिट निकाली जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया, सभी दस्तावेज जो भी चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यदि हम इसके कंक्लूजन और सफलता की संपूर्ण रणनीति की बात करें तो इसमें क्या है कि एक व्यवस्थित अध्ययन करने की है और सिलेबस की गहरी समझ चाहिए इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम यूपीएससी करा रहा है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है, इसका मतलब जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा डीप होगा, यानी कि आपको हर चीज़ की थोड़ा सा डीप नॉलेज लेके चलनी है जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। नियमित अभ्यास करना है कंटिन्यूसली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप 8 घंटे ना पढ़ो लेकिन आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। यदि आपने आज 8 घंटे पढ़ दिया, कल आप 4 दिन आपने नहीं पढ़ा तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। यही हर चीज़ का नियम भी है। आपको नियमित अभ्यास, कंटिन्यूटी प्रैक्टिस करनी है। समय प्रबंधन, टाइम का मैनेजमेंट करना है, कैसे किस तरीके से किस चीज़ पे मेरे को कितना समय देना है, कौन सी चीज़ मेरी ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, किस पे क्या किया जा सकता है। ये रणनीति आप खुद तैयार करेंगे तो बेहतर होगा। यदि आपका इसमें रिटर्न में क्लियर हो जाता है तो आपका जो इंटरव्यू होगा उसकी तैयारी के लिए आप पुराने वीडियोज़ वगैरह की मदद ले सकते हैं। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनके मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सारा आइडिया आ सकता है और अपने में भी आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये मैं यदि इसको इसका पूरा सा जो भी मैंने वीडियो बनाई इसका एक कंक्लूजन के रूप में मैं निकालूं तो ईपीएफओ में ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखो ये हर 2-3 साल के बाद आती है, 3 साल 4 साल के बाद, ये कंटिन्यू हर साल नहीं आती है। लेकिन जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसकी तैयारी अच्छे से करें, मेहनत से करें, टाइम मैनेजमेंट करें, कंटिन्यूसली अभ्यास करें। ईपीएफओ एपीएफसी नहीं निकलेगा तो कोई और एग्ज़ाम होंगे, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम निकल सकता है, उससे रिलेटेड आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम निकल सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके की मैं जर्नली वीडियो बनाते रहता हूँ। आप यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।